बाद किसी भी पेशेंट को या किसी भी कंसर्न व्यक्ति को हम असेस कर सकते हैं कि कौन इन नेचर का है, कौन यांग नेचर का है, और जो है किसके अंदर में मूड बढ़ा हुआ है, किसके अंदर में विंड है, किसके अंदर में फायर है, किसके अंदर में हीट है, किसके अंदर में ह्यूमिडिटी है और अर्थ है, किसके अंदर में ड्राइनेस है, मेटल है, और किसके अंदर कोल्डनेस है, और जो है उसके अंदर वाटर लेवल है। तो ये हम एक असेसमेंट करने के पोजीशन में आज के युग में हम लोग हैं। और अगर याम ज्यादा आता है तो इनको सिडेट भी कर सकते हैं। यान ज्यादा होता है तो यान को सिडेट भी कर सकते हैं और इनको टोनिफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो है चाहेंगे तो बैलेंस अचीव कर सकते हैं। तो अब हम जो है आपको फिर से दूसरी चीजों को भी एक रिवीजन के तौर पर ले जा रहे हैं। वो ये है कि हम लाइफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े भी थे कि हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं प्रतिक्रिया होती है, ये जीवन द्रव्य के आपसी तालमेल से। जीवन द्रव्य जो हमारे बॉडी में है, जीवन द्रव्य क्या है हमारे बॉडी में? एनर्जी की है। हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड है। ये हमारे बॉडी में ये हमारा लाइफ सब्सटेंस है। लाइफ सब्सटेंस के बीच में आपसी तालमेल इन लोगों के बीच चलता है, एनर्जी और बॉडी फ्लूइड के बीच, और जिसकी वजह से हमारा जो है वो जीवन, मतलब हमारा शरीर, हमारा जो है वो जीवन जो है वो चलता रहता है। अगर इनका तालमेल नहीं बैठे तो फिर जो है हमारा जो लाइफ है वो लाइफ इस तरीके से नहीं चल पाएगा। आइदर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा या फिर एंड ऑफ द लाइफ भी हो सकता है। इसलिए ये लाइफ सब्सटेंसेस का आपस में तालमेल होना जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि दो लाइफ सब्सटेंसेस है, एक है की और एक है बॉडी फ्लूइड। की के बारे में तो मैंने आपको बताया था, ये जो यांग ये सब जो है तो सबकी ही है। तो ये की जो है, और बॉडी फ्लूइड के रूप में हम लोग ने ब्लड पढ़ा था, और भी उसके लिए समूचा जो है एक लिस्ट ही आपको दिया गया था। फिर आगे भी हम बताएंगे, जैसे टीयर्स है, स्लाइवा है, स्वेट है, स्टूल है, ओवा है, स्पर्म है, केमिकल्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब के सब जो है हमारे बॉडी के अंदर में वो जो है वो बॉडी फ्लूइड है। तो ये बॉडी फ्लूइड और ब्लड, ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में जो है तालमेल बैठाते हैं, ये की और बॉडी फ्लूइड, एसेंस, लाइफ एसेंस। ये भी हमारे बॉडी में जो है एक बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, एसेंस है, और अदर देन दिस ब्लड एंड एसेंस जो फ्लूइड होते हैं सब मिलकर हमारे बॉडी के अंदर में बॉडी फ्लूइड। और की है, की के बारे में आपने सुना ही था कि आपका जो है वो फूड की होता है तो रियल की होता है, तो ओरिजिनल की होता है, तो उसके बाद जो है वो गैदरिंग की होता है, तो न्यूट्रिटिव की होता है, तो डिफेंसिव की होता है। इन सबों के बारे में भी आपने सुना था। तो ये दोनों तरह के, ये की और ये बॉडी फ्लूइड, ये दोनों को लेकर हम चलते हैं। क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हमारे बॉडी में प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से हम गतिमान होते हैं, तब हमारा एक मूवमेंट दिखाई पड़ता है। तो कोई आदमी को कहते हैं कि ये आदमी लिविंग है, अभी जीवित है, इसका मतलब है इसके बॉडी में एनर्जी और बॉडी फ्लूइड के बीच में तालमेल है। अगर हम कहते हैं कि ये, अगर हम ये कहते हैं कि इसमें
हैं कि उनके अंदर में जो है वो रोग हो गया है, इसका मतलब है एनर्जी और बॉडी है, तो ये तालमेल अगर गड़बड़ हो जाएगा तो व्यक्ति कंसर्न जो हो जाएगा रोगी हो जाएगा, और तालमेल एकदम ही खत्म हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो फिर लाइफ खत्म हो जाएगा। इसलिए तालमेल बैठना जरूरी है। तो एनर्जी यानी की और बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इंपॉर्टेंट आपको पता चलता है, एसेंस है, लाइफ एसेंस इसको कहते हैं। और बॉडी फ्लूइड में अदर देन दी बॉडी फ्लूइड जो हमारे बॉडी में अदर है, आपने सुना होगा लिम्फ है, स्लाइवा है, इन सब का जिक्र हम लोग करते ही रहते हैं, तो कुछ तो हम लोग जानते भी हैं। प्लाज्मा में वाटर लेवल भी हमारा होता है, टीयर्स है, ये सब जो है बॉडी फ्लूइड है। तो अब क्या है, हमारे ये देखना क्या है कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी जो है वो क्या होता है, वो काफी रेरिफाइड होता है। रेरिफाइड करने का मतलब होता है क्या है कि बहुत ही हल्का, लाइट होता है, ठीक है ना, प्योर होता है। और ये जो होता है लाइफ सब्सटेंसेस, ब्लड, लाइफ एसेंस आदि जो है वो डेंस होते हैं। जैसे आपको बताए थे हम कल डिस्कशन के दौरान, जो अगर वाष्प है तो वो ज्यादा जो है वो प्योर है, रेडिफाइड है, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो फिर वो वाटर लेवल है, फ्लूइड लेवल है, उसमें फ्लो होता है तो उससे थोड़ा डेंस है। उसके बाद आइस का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उससे ज्यादा डेंस हो जाता है। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प। ये इस तरीके से जो है ये सिस्टम जो है वो चलता जाता है। तो अगर आप ई के लेवल पे देखिएगा तो रेडिफाइड होगा, लाइफ सब्सटेंस जो है, ब्लड, लाइफ एसेंस आदि जो है वो डेंस हो। तो यहाँ पर ई जो है एक ऊर्जा है जो फिजिकल एवं स्पिरिचुअल दोनों धरातल पर प्रकट होता है। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पर यह मत ले लीजिएगा, धार्मिक सेंस में नहीं लेना है, बल्कि प्यूरिफाइड होता है। ये जो है वो फिजिकल लेयर पर भी दिखाई पड़ेगा और स्पिरिचुअल लेवल पर मतलब मोर प्यूरिफाइड दिखाई देगा। तो ये जो है वो क्या है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव कर, फ्लो करती, और विभिन्न लेयर हमारे बॉडी के अंदर में है, उसमें ये स्टोर भी होता है। और अगर देखा जाए तो रेडिफाइड होने पे ये फ्लो करती है और डेंस होने पर ये मैटर बन जाती है। जैसा आपको बताए, वाष्प जो है वो लिक्विड बन गया और लिक्विड के बाद वो मैटर बन गया, लंबाई चौड़ाई मोटाई उसकी बन गई, तो वो बर्फ की सिल्ली बन गई। तो ई के बारे में हम यही कह सकते हैं कि की जो है वो रेडिफाइड होती है और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे डिफरेंट लेयर में स्टोर होती है, ठीक है ना। और वो जो फ्लो करती है तो डेंस होने पर ये मैटर बन जाती है, ये ध्यान में रखना है। वेपर फ्लो करता है, डेंस होने पर लिक्विड हो जाएगा और उसके बाद और भी डेंस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और उसके बाद जो है जब उसका फ्लो जो है और डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो आइस में बन जाएगा, उसका फ्लो और भी घट जाता है, या यूं कहिए कि रुक सकता है। अगर सपोज कर लो एक आदमी एकदम दौड़ता जा रहा है, अचानक सामने एक दीवार आ गई, तो क्या हो गया, वो दीवार उसके मूवमेंट में एक रुकावट,
इनर्शिया पैदा करना। या मान लो सड़क को इस तरीके से ऊपर खाबर अनरूलेटेड बना दिया गया तो फिर वो आदमी दौड़ नहीं पाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका फ्लो जो है इसमें इनर्शिया है। इनर्शिया कहने का मतलब है जड़ता। जैसे हमारे विचार जो है गतिमान होते हैं, हमारे द्रव्य जो है हमारे बॉडी में गतिमान होते हैं, लेकिन वो कब रुकते हैं? जब उनमें स्टैग्नेशन, उनमें जड़ता आती है। और जब जड़ता आ जाती है तो फिर उसके अंदर में उसका एक स्पीड कम हो जाता है। तब वाष्प जो है वो फ्लूइड बन जाएगा, और फ्लूइड में जड़ता अगर आ गई तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बन जाने के बाद वो कंप्लीट जड़ हो गया। अगर मान लो उसको गर्म करते हैं तो उसकी जड़ता खत्म होगी तो वो फ्लूइड बनेगा, और फ्लूइड को फिर और भी गर्म करेंगे तो वो वाष्प बनेगा। तो इस तरीके से जड़ता खत्म होती चली जाएगी और वो प्यूरिफिकेशन की ओर चला जाएगा। काफी डेंस होगा, वो विरल होता जाएगा, रेडिफाइड होता जाएगा, होते होते वो वाष्प के लेवल पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड दिस इज एंड द बॉडी फ्लूइड। इसीलिए हमने कहा कि वो दोनों का तालमेल बैठाना कि लाइफ को चलाना है। अगर वो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो लाइफ जो है चलना तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? मान लीजिए कि पेशेंट आया और वो आइस के स्टेज पे है, क्या कीजिएगा? उसको थोड़ा विरल कीजिए, यानी मेल्ट कर दीजिए। जब पानी बन गया तब भी पता नहीं चलेगा, कुछ उसको आराम हो जाएगा, थोड़ा आराम लगेगा उसको, कहेगा कि छोड़िए डॉक्टर साहब नमस्ते, अब हम ठीक ही लग रहे हैं। लेकिन आपको समझाना है कि साहब अभी ये फ्लूइड लेवल पे आया है कि नहीं आया है, इसको देखना पड़ेगा। तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़ा चेंज करें। मतलब दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था, और भी सिम्टम्स आ रहे थे, कुछ डिसएपियर हो जाएंगे, कुछ में कमी आ जाएगी। लेकिन जब उसको और आप लेंस से उसको विरल कीजिएगा यानी रेडिफाइड कीजिएगा तो फिर उसका धीरे 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 अब देखिएगा कुछ सिम्टम्स खत्म ही हो गया। बहुत लोग कहते हैं पेशेंट आया था, उसके बॉडी में जो है वो पेन था वो खत्म हो गया, लेकिन उसको बलगम निकल रहा है, वो बलगम निकल रहा है। कुछ दिन के बाद कहिएगा अरे वो तो श्वास फूलना ठीक हो गया, लेकिन बलगम निकल रहा है। तो जैसे जैसे वो रेडिफाइड हो रहा है वैसे वैसे उसके सिम्टम्स कम होते जा रहे हैं, डिसएपियर कर रहा है। लास्टली जो है जब वो वाष्प के रूप में आया तब कहा भाई साहब ये तो बलगम अब बनता ही नहीं है। तो उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, उसकी खांसी भी खत्म हो गई, उसका गले में इरिटेशन भी खत्म हो गया, राइटिंग साउंड भी उसका खत्म हो गया, खड़खड़ाहट गले में होता था वो खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें जो है उसकी खत्म। तो ऐसे करके जो है आप उसको एनर्जी के फॉर्म में लाइए, क्योंकि बॉडी अल्टीमेट जो है एनर्जी के फॉर्म में आना चाहिए। वो एनर्जी के फॉर्म में था। जैसे मान लीजिए कि आइडियल बॉडी लीजिएगा तो उसमें एनर्जी अपने एनर्जी के लेवल पे है, बॉडी फ्लूइड के। लेकिन जब उस दोनों के अंदर में ये संगतियां आती हैं तब जो है उसके अंदर में चेंजेज आना चालू हो जाता है। तो ये जो है आपका एक की का फॉर्म है। तो की जो है वो अपनी फॉर्म इस तरीके से बदलती रहती है। तो बॉडी फ्लूइड में भी जो बॉडी फ्लूइड है वो या तो सेमी रेयर होगी या सेमी डेंस होगी, लिक्विड फॉर्म होगा, और उसके बाद इस तरीके का उसका फॉर्म भी होता है, एकाएक एकदम डेंस नहीं हो जाएगा।
कन्वर्जेंस जो होता है इन में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुरंत एकदम इन पूरा नहीं हो जाएगा, और धीरे 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 कन्वर्जेंस होगा उसका। मैटर जो होता है वो डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। गैस और जो वेपर एक्सेट्रा जो है ये रेडिफाइड फॉर्म है। एज की जो है वो रियलिस्ट फॉर्म ऑफ जो होता है भाप और ईथर और ये सब जो रूप हम कहते हैं, ये की का एकदम जो है वो रेडिफाइड शेप है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की का जो है हमारा एक फॉर्म आएगा इलेक्ट्रिसिटी, बायो एनर्जी। तो इस तरीके से ये वेरियस फॉर्म्स जो है हमारे बॉडी में की का दिखाई पड़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितना रेयर रेडिफाइड होता जा रहा है, कितना विरल होता जा रहा है और कितना वो डेंस होता जा रहा है। तो डेंस हो रहा है तो हमको डेंस को रोकना है, और अगर लिक्विड जो है वो डेंस होते होते बॉडी फ्लूइड में बढ़ रहा है तो हमको उसको रोकना है। यानी एनर्जी जितना हमारे बॉडी में है उतना एनर्जी होनी चाहिए, और जितना हमको जरूरत है ब्लड का बॉडी फ्लूइड का उतना जरूरी है। अगर बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या हो जाएगा, इडमा हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं सूजन। अब उसका कारण क्या क्या है वो तो एक अलग बात। दूसरा क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड ही कम होने लगेगा तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड कम होने लगेगा तो हमारे बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा तो डिफेंसिव कमजोर हो जाएगा, तो स्किन जो है ड्राई हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको जो है उसके वो स्किन डिजीज आ जाएगा, इचिंग स्किन हो जाएगा, उसके ऊपर बॉयल्स आ जाएंगे, उसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के स्किन डिजीज दिखाई देंगे, रेड स्किन ऐसा हो जाएगा, रेड आ जाएगा जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं, रैशेस निकल जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उस तरह के जब स्किन ड्राई हो जाते हैं तो उस तरह के इन्फेक्शन भी आ जाते हैं, पैथोजेनिक फैक्टर्स काम करने लगता है, आपकी डिफेंसिविटी कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, वो जो स्ट्रगल जो लड़ाई फाइटिंग होगी इम्यूनिटी पावर की वो काम नहीं करेगी, तो पैथोजेनिक फैक्टर जो है बॉडी के अंदर नहीं इन करेगा, स्किन पार करेगा, मसल में आएगा, और मसल जो है वो नीचे चला जाएगा सीधे के सीधे ब्लड में, ब्लड लेवल पे आ जाएगा। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेवल ऑफ डिजीज क्या है, स्किन लेवल पे है, मसल लेवल पे है, मसल में किस लेवल पे है, और उसके बाद ये ब्लड लेवल पे है। ये एक लेवल है, और ब्लड लेवल पे होगा तो कौन सी डिजीज होगी, मसल लेवल पे होगा तो कौन सी डिजीज होगी, स्किन लेवल पे होगा तो कौन सी डिजीज होगी, और इन डिजीज का हम जो है कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, और कौन कौन सा डिजीज उस लेवल पे पूछना है, कैसे पूछना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एबेन की जो होता है वो बड़ा रेयर फॉर्म है। एबेन की आपको याद है ना कि हम बताते हैं जब आप दोनों हाथ को ऊपर उठाइएगा ऊपर वाला हेवन हो जाएगा, और दोनों पैर जमीन में है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। और हम लोग का लाइफ क्या है, अर्थ और हेवन दोनों के बीच में ह्यूमन होता है। तो हमारे अंदर हेवन का भी गुण दिखाई पड़ेगा, यानी यांग कैरेक्टर भी दिखाई पड़ेगा, और नीचे अर्थ का कैरेक्टर यानी इन कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर दिखाई पड़ेगा। आप देखिएगा कि नीचे से जितने मेरिडियन जाते हैं वो इन और यांग दोनों जाते हैं, और ऊपर से जो आते हैं वो इन और यांग दोनों आते हैं, और फिर वो दोनों आपस में आकर चेस्ट में मिल जाते हैं। तो चेस्ट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं चेस्ट। आप प्लानिंग करते हैं हेड में, और उस प्लानिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपका चेस्ट, और फिर वो लोअर रीजन में जाता है
वहाँ जो जरूरी है वो रहता है, बाकी वहाँ वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारे बॉडी का 3 बंटवारा हो गया। ऐसे भी हम अपर, जब हम हेड छोड़ देते हैं नीचे आते हैं तो अपर वार्मर, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर आ जाता है। तो ब्रेन में जो है प्लानिंग होती है, व्यवस्था होती है छाती की। अब पेट में जो होती है, जो जरूरी है उसको रखना है, जो नहीं रखनी है वेस्ट कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ऐसे भी आपको समझने की जरूरत है। तो ऊपर जो जाता है, यांग जो होता है वो हेवन की कहलाता है, लाइट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कल डिस्कस किया। और उसको वो जो है वो हेवन की है। अर्थ की जो होता है वो सेमी रेयर होता है, डेंस होता है और रूटेड होता है। तो इसलिए पृथ्वी के अंदर में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको जो है शब्द भी मिलेगा, रूप भी मिलेगा, आपको रस भी मिलेगा, आपको गंध भी मिलेगा। ये सारी चीजें जो कैरेक्टर हैं, 5 एलिमेंट्स का जितना कैरेक्टर है वो आपको अर्थ में मिल जाए। जब बारिश होने लगेगी आपको अजीब सी महक आने लगेगी, अजीब सी महक आने लगेगी। तो अजीब सी महक क्या है? उसका एक अपना स्मेल है, उसमें स्मेल भी है ना, गंध जिसको कहते हैं। उसके बाद आप देखिएगा जमीन के अंदर जब आप कीजिएगा तो वाटर टेबल टूटेंगे तो पानी भी दिखाई पड़ेगा, तो उसके अंदर रस भी है, ठीक है ना। उसके अंदर जो है उसका अपना साउंड भी है, उसका अपना रूप भी है। तो ये सारी चीजें जो है आपको जमीन के अंदर भी दिखाई देंगी। तो इस प्रकार से जो है वो हेवन की और अर्थ जो है वो सेमी रेयर या डेंस होती है, ठीक है। आपको हमने ये भी बताया था शुरू में कि हमारे बॉडी के ऊपर अगर कोई गांठ बनती है, धीरे धीरे की जो है वो डेंस होने लगता है फ्लो में, उसके कारण जो है ये चीजें बॉडी के अंदर में बनती हैं। तो ये जो की का फ्लो जो है अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो गांठ अपने आप खत्म हो जाएगी। हम लोग चर्चा भी किए थे कितने तरह की गांठें होती हैं, जिसमें नर्व गैंग्लिया, इस सब की बातें हमने किया था। तो ये जो है आपका जो है वो आप की का फ्लो बढ़ा दीजिएगा तो नेचुरल है, वो जो जितने भी गांठें होती हैं एनर्जी की वो सब ठीक हो जाएगी। क्योंकि ई के रुकावट की वजह से ये गांठें बनती हैं। छूने पर बड़ा मुलायम लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, और अगर हार्ड है तो ब्लड के कारण है, लेकिन अगर सॉफ्ट है तो ये जो है आइदर की का है नहीं तो बॉडी है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो लाइफ एसेंस होता है यह जो है बॉडी तथा ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है। हमारे बॉडी के अंदर में जो लाइफ एसेंस होता है वो काफी प्यूरिफाइड होता है, और ये जो है उत्पादन जो है इंटरनल ऑर्गन करते हैं। इसका जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इंटरनल ऑर्गन करते हैं। इंटरनल ऑर्गन के बारे में आपको मालूम है, हमारे बॉडी में जो 6 इन और 6 यांग होते हैं, तो ठीक है ना। और ये बॉडी तथा ब्रेन को जो है न्यूट्रिशन देते हैं। चेस्ट में जो है वो गैदरिंग की के रूप में होता है, जैसा आपको मालूम है कि वो लंग्स में जो है वो गैदरिंग की होता है, तो जो है वो हार्ट और लंग्स को पोषण देता है। ओरिजिनल की जो होता है वो लोअर वार्मर में होता है और किडनी को पोषण देता है। तो देखिए जो प्यूरिफाइड जो लाइफ एसेंस है, प्यूरिफाइड जो लाइफ एसेंस है, ये जो है 1 मिनट धीरे कर दो प्रिया।
तो इसमें क्या हम बता रहे थे कि जो इसका फर्स्ट आस्पेक्ट ये है कि जो प्यूरिफाइड जो लाइफ एसेंस है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन में बनते हैं, और इंटरनल ऑर्गन में बनते हैं, और ये जो है बॉडी और ब्रेन को जो है पोषण देते हैं। तो ब्रेन तो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन, लेकिन जो है बॉडी का मतलब हो गया कि चेस्ट, मिडिल वार्मर, लोअर वार्मर, नीचे का पोर्शन। तो चेस्ट में जो है गैदरिंग की पहुंचती है, और गैदरिंग की में वो दो की हो जाता है, एक न्यूट्रिटिव की और एक डिफेंसिव की। डिफेंसिव की स्किन की तरफ चला जाता है, न्यूट्रिटिव की पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन को फ्लो करती है। उसके बाद ये जो गैदरिंग की है ये हार्ट और लंग से का पोषण करती है, मतलब चेस्ट रीजन में गैदरिंग की। ओरिजिनल की जो होती है लोअर वार्मर में किडनी को करती है। सेकेंड जो पार्ट होता है, सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? सेकेंड पार्ट जो होता है चंदन जी सर। ये सीमा सिन्हा कौन? जी सर, सीमा सिन्हा। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि ये जो प्रत्येक जो आपका इंटरनल ऑर्गन है, ये सभी इंटरनल ऑर्गन की अपनी एनर्जी भी बनाता है, फंक्शनल एनर्जी। जैसे मान लीजिए हार्ट को अपना फंक्शन करना है, लीवर को अपना फंक्शन करना है, ए को अलग फंक्शन करना है, एलयू को अलग फंक्शन करना है, ये स्टोमक को अलग फंक्शन करना है, सबका अलग फंक्शन है। तो इसको अलग से इसकी जो फंक्शनल एनर्जी है उसको भी ये बनाता है। इसको ध्यान रखना है, फंक्शनल एनर्जी ये अलग से भी बनाएगा। और इसका फंक्शन क्या है? दूसरा पहला पार्ट क्या है कि ये बॉडी को और ब्रेन को एनर्जी देगा। ब्रेन को जब एनर्जी देगा तो ब्रेन के तीनों पार्ट को एनर्जी देगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइट ब्रेन को देगा। और बॉडी को देगा तो हेड को देगा, हेड में बहुत से सेल्स ऑर्गन लगे हुए हैं, हेड को देगा। उसका चेस्ट को देगा, उसके बाद नीचे एब्डोमेन को देगा। चेस्ट में जाएगा तो गैदरिंग की बनाएगा, ब्रेन तो अपना एनर्जी दे दिया, ब्रेन अपना काम करेगा, और एच और एलयू अपना काम करेगा। उसके बाद ओरिजिनल की जो बनाएगा वो सीधे जो है लोअर वार्मर में चला जाएगा किडनी के पास, क्योंकि ओरिजिनल की जो किडनी में ही होता है तो किडनी के पास वो चला जाएगा। और सेकंड पार्ट में जो फंक्शनल एनर्जी है सारे ऑर्गन को भी ये तैयार करता है। अब जैसे मान लीजिए जो आपके जो की ओरिजिनलिस है, फूड की, गैदरिंग की, जो की, न्यूट्रिटिव की, डिफेंसिव की, ये टाइप्स की का हम लोग तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है क्या हो रहा है ये कहीं, तो मेरे कहने का मतलब है फंक्शंस ऑफ की का फंक्शन क्या है हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं आपको। जैसे ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसपोर्ट करना, होल्ड करना, रेज करना, प्रोटेक्ट करना, वार्म करना, कूल करना, ठंडा करना, बॉडी को वार्म करना, गर्म करना, शरीर की सुरक्षा प्रदान करना,
रेज करना, जो कमजोर हो गया उसको उठाना, होल्ड करना, अपने स्थान पर उसको रोकना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसके अंतर में रूप में अंतर करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये सब का सब गुण जो है ना वो की का है, यानी एनर्जी का है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, होल्ड, रेज, प्रोटेक्शंस, वार्मिंग गर्मी करना और कूलिंग। अब बताइए कि अगर की जो है थोड़ा कम हो गया तो क्या हो जाएगा? जिस ऑर्गन में ले लीजिए, 12 ऑर्गन है, 12 ऑर्गन में किसी एक ऑर्गन का की कम हो गया, ये फंक्शन भी कम हो जाएगा, और कम हो गया और कम हो जाएगा, सिंक कर गया, कोलैप्स कर गया, की के साथ तो बड़ा दूरी है। अगर वो की का काम ट्रांसफॉर्मेशन है तो कम होता जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन है तो कम होता जाएगा, होल्डिंग है तो कम होता जाएगा। जैसे थोड़ा सा अंदर से ऑर्गन नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आ जाएगा, कोलैप्स नीचे से ऊपर जाएगा, ये नहीं, एक लेवल के बाद है ना रेज हो सकता है, यदि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन जो है जीरो हो जाएगा, उसका बड़ा खराब भाव दिखाई पड़ेगा इनबैलेंस बॉडी में। तो ये जो है आपको एकदम दिमाग में याद रहे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, होल्डिंग, इसका जिसका ऑर्गन काम है, जो काम है होल्डिंग, उसके बाद देखिए रेजिंग, फिर उसके बाद देखिए कूलिंग, वार्मिंग, प्रोटेक्टिंग, इसका जो काम है वो सब काम में गिरावट आने लगेगी अगर डिफिशिएंसी नेचर का डिसऑर्डर पैदा होगा। तो पहले तो आपको देखना है पेशेंट को कि ये डिफिशिएंट नेचर का पेशेंट है, हाँ डिफिशिएंट नेचर का पेशेंट, तब तो इसका मतलब है सारे फंक्शन इसके नीचे चले गए, जा रहे होंगे, इस लेवल पे है, ये आपको देखना पड़ेगा डिफिशिएंसी का लेवल क्या है। तो आप जो है तुरंत, अब उसके बाद डिफिशिएंट लेवल पे है तो कितने ऑर्गन इसके डिफिशिएंट चले गए, तो आपने देखा कि नहीं सिर्फ अभी एक ऑर्गन डिफिशिएंट गया हुआ है, अभी इसका अभी और कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई लंग्स की डिफिशिएंसी, लंग्स के अंदर की का डिफिशिएंसी, चलो भाई डिफिशिएंसी है, कंफर्म हो गए, चलो एनर्जी को टोनिफाई कर, डिफिशिएंसी खत्म हो। अब पैर को लिया, उसको इधर दबाया उधर दबाया, अब टू द पॉइंट वहां पहुंच गए, डिफिशिएंसी है, उसको टोन कर। अगर इनका डिफिशिएंसी है, इनका डिफिशिएंसी, इन घट रहा है, जिसका मतलब यांग बढ़ रहा है, यांग को सिडेट कर दीजिए, इनको टोनिफाई। एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं, आगे आपको और इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, पहले तो ऐसे ही जान जाइए, कोई बीमारी हो, वो आदमी किसी भी बीमारी का होगा तो या तो डिफिशिएंट होगा, नहीं तो उसका एक्सेस करेक्टर होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ एक ऑर्गन डिफिशिएंट किया होगा, एक ये थोड़ा आइडेंटिफाई करने से पैटर्न बहुत जल्दी क्लियर हो। तो अब फूड जो है, देखिए अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आते हैं। फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड की कौन करता है, डिस्प्ले। फूड जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है, फ्लूइड जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है किडनी के द्वारा, किडनी करता है, ये काम स्प्लीन नहीं करेगा। यूरिन जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है यूरिनरी बिल्डर के द्वारा, और फूड की जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है ब्लड में हार्ट के द्वारा। बताइए जिसकी जिसकी जो ड्यूटी है वो धड़ाधड़ गिरना चालू हो जाएगा डिफिशिएंसी में।
फूड की जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है स्प्लीन के द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ऊपर जाता है। फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू दी स्किन बाय लंग्स के द्वारा। आपको याद होगा लंग्स में जब वो एयर की से मिलता है तो वहां गैदरिंग की बन जाती है, तो डिफेंसिव चला जाता है स्किन की तरफ और न्यूट्रिटिव चला जाता है। ये करता है लंग्स, स्किन की तरफ लंग्स भेजता है। अब की जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड, ऊपर ऊपर जाता है। ऊपर भेजने वाला एक ही है, वो है किडनी। अगर किडनी नीचे से ऊपर नहीं भेज पाया सोचिए प्रॉब्लम कितने खड़े होते हैं। तो डिफिशिएंसी होगा तो सब के सब डिफिशिएंट हो जाएंगे। He is transported in all direction, लीवर कल भी आपको मैंने चर्चा की। और he is transported downward, एकदम सीधे ऊपर से नीचे की को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लंग्स। तो इसलिए लंग्स नीचे भेजता है और किडनी ऊपर भेजता है। इसीलिए एक छोड़ने में, एक के छोड़ने से संबंध है, श्वास छोड़ने से कनेक्टेड है, और एक लेने से। नीचे से ऊपर जाता है किडनी, इसलिए श्वास लेने में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये ऊपर से नीचे छोड़ ले जाता है, इसलिए छोड़ने में। तो श्वास का जो दो पार्ट है, एक है श्वास लेना, एक है श्वास लेना और एक है श्वास छोड़ना। तो लेने में किडनी और छोड़ने में लंग्स। तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल को संतुलित अगर है तो बॉडी में ये साइकिल बड़ी टॉप से लेकर नीचे तक के बीच के साइकिल है, ये लंबे साइकिल, बड़ा साइकिल है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो बॉडी में बहुत कुछ बैलेंस दिखाई पड़ेगा। जैसे लीवर एनर्जी ऊपर भेजता है और लंग्स जो है वो नीचे भेजता है। तो ये लंग्स और लीवर के बीच का एक साइकिल है। लीवर अपनी एनर्जी ऊपर भेजता है और हार्ट अपनी एनर्जी नीचे भेजता है। ये एक साइकिल है। तो आदमी को जो है जब कभी भी जाना चाहिए, पहले ब्रॉडर जगह जाइए और फिर उसके बाद जो है आप पकड़िए पैटर्न। तो तीसरा फंक्शन जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा फंक्शन क्या है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में फ्लो करता है। किसके कारण करता है? स्प्लीन के कारण, क्योंकि होल्डिंग, जो चीज जहां पे है उसको उसी जगह पे रोक के रखो। इसलिए अगर ब्लीडिंग हो रहा है कहीं भी तो स्प्लीन पर प्रेशर पड़ने से सीधे जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। चाहे अल्सर का ब्लीडिंग हो या किसी कारण से ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो वो रुक जाता है। फ्लूइड जो है वो हेल्ड होता है स्प्लीन के कारण। यूरिन जो है वो हेल्ड करता है किडनी और यूरिन, और स्वेट को हेल्ड करता है लंग्स। और जो ऑर्गन रेज करता है वो स्प्लीन है, ठीक है ना। ये जो है वो एनर्जी को रेज करता है, ऑर्गन को रेज करता है स्प्लीन, और की को रेज करता है ये, क्या नाम है, क्या रेज करता है बोलिए, वो अपवर्ड करता है किडनी। तो इसलिए इनको ऊपर भेजना या के यांग को ऊपर भेजना ये किडनी करता है। अगर नहीं भेज सका तो पूरे इन को एनर्जी नहीं मिलेगी, पूरे यांग को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो शरीर के अंदर में आप अंदाज लगाइए कमजोरी होगी ही होगी। अच्छा, बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड होता है लंग्स के अंदर,
बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय द लंग्स, क्योंकि वहाँ डिफेंसिव की बनता है और डिफेंसिव की स्किन में जाता है, और स्किन में जाने के बाद जो है वो स्किन पे जो अटैक होता है, या विंड का हो या हीट का हो या कोल्ड का हो, या कोल्ड विंड हीट का हो या विंड कोल्ड का हो, उससे जो है लंग्स उसको कंट्रोल करता है। और क्या करता है, यांग जो होता है वो आप जानते हैं हॉट कनेक्टेड होता है, इसलिए बॉडी को वार्म रखता है। तो अगर प्राइमरी देखा जाए तो किडनी यांग जो है वो क्या करता है, शरीर को गर्म करता है, और सेकंड में देखा जाए तो स्प्लीन यांग जो होता है वो शरीर को गर्म करता है। लेकिन जो ठंडा है कूलिंग, वो कूलिंग करता है किडनी इन। किडनी इन जो है उसको ठंडा करता है, और कौन करता है, एच इन। थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं कहीं पे याद करनी पड़ेगी। तो हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहीं कहीं पर ध्यान रखिए, कहीं कहीं पर ब्रैकेट में लिखते चले जाइए। लिखते जाइएगा तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएगी, जल्दी जल्दी चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। अब लंग्स में जो है एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लंग्स जो है ऊपर से नीचे की ओर एनर्जी भेजती है। कहाँ भेजती है, किडनी और यूबी में, है ना। और किसको कंट्रोल करती है, लंग्स कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन को। किसको करता है, एक्सहेलेशन, जो छोड़ते हैं श्वास को, जब हम छोड़ते हैं तो। और किडनी क्या करता है, वो अपना एनर्जी ऊपर की ओर लंग्स तक भेजता है। तो अभी आपको बताए थे इनहेलेशन, श्वास लेना श्वास छोड़ना, तो दिस इज ए साइकिल्स। एलियो और एच कंबाइंड फंक्शन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एक्सहेलेशन को। यार देखिए, तो एक्सहेलेशन में छोड़ने में एलियो तो शामिल है ही, और एच भी शामिल हो जाता है, ये भी छोड़ने में मदद करता है। और किडनी के साथ लीवर भी मिल जाता है इनहेलेशन। यानी 4 ऑर्गन का टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आप छोड़िएगा ठीक से, अगर पूरा श्वास छूट रहा है, इसका मतलब है एलियो और हार्ट, ये आपकी स्थिति जो है मोर और लेस ठीक। और अगर ले रहे हैं तो किडनी और लीवर, तो 4 ऑर्गन का तो टेस्ट आप मेजर ऑर्गन का कर लिया, है ना। लीवर अपने एनर्जी को ऊपर और लंग्स अपनी एनर्जी को नीचे, तो ये दोनों एक साइकिल अभी बताए थे, ये बैलेंस करना पड़ता है। स्प्लीन अपनी एनर्जी को ऊपर भेजता है, यही होल्डिंग का काम करता है। अगर ये कमजोर हो जाए, जितना पावर से ऊपर जाना चाहिए नहीं जा पा रहा है, ऑर्गन नीचे की ओर आने लगेगा, और धीरे धीरे लूज स्टूल और डायरिया शुरू हो जाएगा। और डायरिया जब एक्यूट हो जाएगा तो समझ जाइए कि स्प्लीन की एनर्जी अब ऊपर जाने के बजाय नीचे जाती, और नीचे जाने का मतलब होता है कि प्रोलैप्स शुरू हो जाएगा। जितना भी ऑर्गन है बॉडी में सब नीचे की ओर जाने लगेगा, और इसीलिए रेक्टम प्रोलैप्स होता है, हर्निया होता है, वेरिकोज वेन होता है, यूट्रस प्रोलैप्स होता है, सारा प्रोलैप्स जितना होता है। अब आप आसानी से पकड़ लीजिएगा, कोई भी प्रोलैप्स का पेशेंट आएगा दिमाग में तो वो घूम ही जाएगा। एच का जो हीट है वो नीचे जाता है, और के का जो कोल्ड है, कोल्ड से नीचे आने के बाद ये कोल्ड और हीट दोनों आपस में मिलते हैं और एक बैलेंस बनाते हैं। ये भी एक बैलेंस है। किडनी का की जो है, मतलब किडनी का कोल्डनेस जो है वो ऊपर की ओर उठता है, और एज हीट से जाकर मिलता है,
इसका मतलब है ऊपर जाने का मतलब है जल तत्व को बढ़ाया जाता है, यानी ठंडा बढ़ाया जाता है, तो ये नीचे से ऊपर जाकर करके हीट से मिलता है, एक बैलेंस बना। H A से मिलता है, K H से मिलता है, तो देयर इज ए बैलेंस। अगर ये बैलेंस नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती। स्टोमक की एनर्जी जो है वो नीचे जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाए, कमजोर होती चली जाए तो आपको यूरिनरी ब्लैडर का प्रॉब्लम, आपको डिफिकल्ट यूरिनेशन, बर्निंग यूरिनेशन, सब आपको शुरू हो जाएगा। स्कैंटी यूरिन, डार्क स्कैंटी यूरिन, ये सब सारी चीजें आपको। तो स्टोमक और स्प्लीन का एक बैलेंस है, स्प्लीन ऊपर, स्टोमक नीचे। लेकिन अगर स्टोमक जो है कॉन्ट्राक्ट कर जाए, जैसे हम बताए, ये तो हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल। अब इसी को आप उलट दीजिए, नीचे जाने के बजाय एनर्जी ऊपर जा रही है, तो इसी को कॉन्ट्रावेक्शन कहते हैं, मार्गो उल्लंघन, एनर्जी का मार्गो उल्लंघन। कोई पेशेंट आए तो पहले देखिए नॉर्मल एनर्जी है कि कॉन्ट्रावेक्शन से। अगर कॉन्ट्रावेक्शन है तो जितना गुण है सब वो उल्टा उसको दिखाई देगा। होल्डिंग है तो होल्ड क्या करेगा, तो कहेगा मेरी कुछ पेन हमको है डॉक्टर साहब, क्या बताएं, हार्निया भी है हार्निया भी है, और क्या हमारे लेकिन चेहरे पे इसे एज में रिंकल बनता है, हमारे चेहरे पे रिंकल बना हो, तो 50 चीज बता। तो स्टोमक अगर ऊपर की ओर जाएगा, और जितने, ये एक्सेस कंडीशन है, नीचे जा रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर उलट गया ऊपर की ओर अपवर्ड, यानी यंग कैरेक्टर आ गया, यंग कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब वो एक्सेस कंडीशन है, तो पेशेंट को क्या होगा, नौजिया होने लगेगी, वॉमिट हो सकती है, उसको हिकअप हो सकता है, बेल्चिंग हो सकता है, डकार आना, ये सब सारी चीजें होती हैं। और इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा 4-5 मिनट और नहीं। अगर आपको जो है कोल्ड, जैसे अभी आपको बताए थे पैथोजेनिकल फैक्टर्स होंगे, उससे आपको जो है वो डिफेंसिव की जो है प्रोटेक्ट करता है, और ये डिफेंसिव की जो होते हैं वो स्किन के नीचे बहते रहते हैं। तो एक तरीके से आप यूँ कहिए कि पोर्स का क्लोज होना और ओपन होना इसी के ऊपर निर्भर करता है, और बॉडी के अंदर में टेम्परेचर को मेंटेन करना यही करता है डिफेंसिव की। कोई भी अगर बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो उससे रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा क्या करता है कि पोर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी यही करता है। तीसरा चीज जो है, ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी यही मेंटेन करता है। अगर मान लीजिए कि डिफेंसिव की अगर घटने से क्या होगा, दिन में काफी ज्यादा पसीना आने लगे, और न्यूट्रिटिव की फूड से बनता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है फूड से फूड की से लंग्स में एयर की मिला, वहाँ गैदरिंग का 2 भाग हो गया, एक कोर्स हो गया, एक रेडिफाइड हो गया। रेडिफाइड जो हुआ वो न्यूट्रिटिव की, और जो कोर्स हो गया वो डिफेंसिव की, वो स्किन में चला गया, न्यूट्रिटिव की पूरे बॉडी में और उसका फ्लो होने लगा। तो इस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए आपको की ओरिजिनलिस, आपने सुना होगा नाम, तो लाइफ एसेंस और
की ओरिजिनलिस्ट का भी कुछ काम है, जैसे जीवन को चलाना, किडनी को की प्रदान करना, घी का रूपांतर करना, है ना, और उसके बाद जो है शरीर में रक्त बनाने का कार्य, ये की ओरिजिनलिस का काम है। तो हमने आपको पहले भी इसकी चर्चा की है। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने दोबारा इसको पढ़ा है, तो कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो देन अगेन इट विल बी